बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम की, ठीक है। ये एक बॉडी पोस्चर है जो कि है मस्कुलर सिस्टम का, ठीक है। आई नो आपको जो भी नेम्स लिखे हैं ये लेबल आपको नहीं करना, ये आपको आई थिंक क्लियरली विजिबल भी नहीं हो रहे होंगे, बट इट्स ओके। सिर्फ आपको ये पोस्चर देखना है। ये हमारी मसल्स है पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये क्या है? मसल्स, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ द मसल्स। एंड ये जो आप देख सकते हैं ये है स्केलेटल सिस्टम। ये क्या है आपका? स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अगर विदाउट एनी मसल्स ह्यूमंस ऐसे दिखते हैं आपको। अच्छा, किसी ने कभी स्केलेटल सिस्टम देखा है? हैव यू एवर सीन द स्केलेटल सिस्टम? ओके, तो जब आप हायर क्लासेज में होंगे, अगर आप बायोलॉजी लेते हैं एज ए सब्जेक्ट, एज ए साइंस को आप प्रेफर करेंगे, तो आपको लेबोरेटरी के अंदर दिखाया जाता है, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, राइट। स्कल एंड आपकी शोल्डर, लेग, चेस्ट, बोन्स एटसेट्रा। ओके, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। अभी आपने जस्ट पढ़ा था कि हम सबको ये पता है कि मसल्स होते हैं और बोन्स होती है, बट हमने एक्स्ट्रा वर्ड्स भी पढ़े लाइक टेंडन्स, लिगामेंट्स, है ना, कार्टिलेज, जॉइंट्स। क्या होते हैं? व्हाट इज द ये जो वर्ड्स है इनको रेफर कैसे करेंगे हम? तो देखिए वन बाय वन। सबसे फर्स्ट आपका है टेंडन। क्या है? टेंडन्स। इट इज द कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग अ मसल टू अ बोन, ठीक है। ये एक प्रकार के आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। टेंडन क्या होते हैं? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग मसल टू अ बोन। जब एक मसल और एक बोन को आपस में अटैच करना होगा तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेंडन वर्ड। क्लियर सबको? टेंडन्स क्या होते हैं? जो कि कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं, जो कि बोन्स और आपके मसल्स को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज द लीगामेंट्स। लीगामेंट्स क्या होते हैं? इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग टू बोन्स, ठीक है। लीगामेंट्स क्या करते हैं? कनेक्टिंग टू बोन्स। अगर कोई दो बोन्स होती है, उनको अगर कनेक्ट होना है आपस में, तो उसके जो कनेक्टिंग टिश्यू है उसे हम कहते हैं लीगामेंट्स, राइट। लाइक द बोन्स ऑफ आवर एल्बो एंड हैंड, ठीक है। सपोज कीजिए ये जो बोन्स है हमारी, ये वाली, ठीक है। तो ये जो दोनों आपस में जब बोन्स कनेक्टेड है तो इसे हम कहते हैं लीगामेंट्स। क्या है ये? लीगामेंट्स, ओके। अब यहाँ पे मेरे मसल है, ठीक है। आप सबको पता है बाइसेप्स पे सबके मसल होती है काफी ज्यादा, शोल्डर पे, है ना। तो यहाँ मसल्स है, तो मसल्स एंड बोन्स जब आपकी अटैच होती है इसे हम कहते हैं टेंडन। मसल एंड बोन अटैच होती है तो क्या कहेंगे? टेंडन, ओके। बोन टू बोन आपकी अटैच होती है तो उसे हम कहेंगे लीगामेंट्स। ये सबको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। येलो स्टार मार्क भी कर देता हूँ मैं सब पूरे टॉपिक पे इस पे तो। ओके, नेक्स्ट वन इज द कार्टिलेज। अभी कार्टिलेज क्या होता है? इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू विच प्रिवेंट्स फ्रिक्शन एट जॉइंट्स एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू देम, ठीक है। कार्टिलेज होता है ताकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जो ओल्ड एज हो जाते हैं उनको फिर चलने में दिक्कत होती है, राइट। उनकी नी में प्रॉब्लम्स होती है। सो काफ़ी सारे ओल्ड एज पर्सनस आपके नी जॉइंट्स एंड नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं, राइट, क्योंकि उनका कार्टिलेज क्या होता है? फिनिश हो जाता है। ओके, सी देखिए, अभी हम हमारे हैंड को बिल्कुल मूव कर सकते हैं, प्रॉपर कर सकते हैं, प्रॉपर मूव, राइट। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो कार्टिलेज है, मतलब कार्टिलेज एज ए ग्रीस वर्क करता है, ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है? एज ए ग्रीस। आप लोगों ने मशीन्स देखी है, जो भी आपकी बाइक्स, व्हीकल्स, मशीन्स होती है, इनमें ग्रीस डाला जाता है। ग्रीस क्या करता है? एज ए ल्यूब्रिकेंट, राइट। सो सेम कार्टिलेज एज ए ल्यूब्रिकेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। आप जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं, जब हम ओल्ड एज में जाते हैं तो कार्टिलेज फिनिश होता है। देन इसके बाद जो बोन्स होती है आपस में क्या होती है? फ्रिक्शन होती है। देन आपकी बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। तो कार्टिलेज क्लियर सबको? इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू विच प्रिवेंट्स फ्रिक्शन एट जॉइंट्स एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू देम, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। एंड लास्ट जॉइंट्स। जॉइंट्स आप सबको पता है, अ स्ट्रक्चर वेयर बोन्स मीट, जहां पे बोन्स मीट होती है उसे हम जॉइंट्स कहते हैं। लाइक आपका रिस्ट जॉइंट, ये जो आपकी रिस्ट है यहाँ पे जॉइंट होता है। एल्बो जॉइंट, ठीक है। शोल्डर जॉइंट, ठीक। तो आपकी बॉडी में आप सबको पता है जॉइंट्स कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ जॉइंट्स होते हैं। So now we have discussed about on this topic important facts of the skeletal system, right? तो अभी जस्ट हमने ये देखा कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर जो स्केलेटल सिस्टम होता है, जो मसल्स होते हैं, टेंडन्स, कार्टिलेज, लीगामेंट्स एंड जॉइंट्स एटसेट्रा। नाउ अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। ओके, सो द स्केलेटन मैक्स द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी सच एज द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड द बोन्स ऑफ द चेस्ट, ठीक है। सबसे मेन चीज ये कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके जो आपके मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। तो जो नंबर 1 फैक्ट है
मतलब जो हम नंबर 1 फैक्ट जिसे हम बोलेंगे वो क्या होगा हमारा, वो होगा कि जो भी स्केलेटन मैक्स हमारा क्या क्या स्केलेटन से क्या क्या मेक्स होते हैं। सबसे फर्स्ट स्कल, स्कल समझते हैं ना आप सभी, ये जो हमारा हेड होता है। नेक्स्ट वन द वर्टिबल कॉलम एंड जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं, जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, राइट, जो हमारा वर्टिबल कॉलम होता है। एंड द बोन्स ऑफ द चेस्ट, और जो हमारे चेस्ट के यहाँ पे जो बोन्स होती है ये भी। तो इन सब स्ट्रक्चर से मिलके, बोन्स के स्ट्रक्चर से मिलके फुल टू फुल हमारी एक बॉडी फॉर्मेशन हो जाती है। द टोटल नंबर ऑफ द बोन्स इन आवर हेड इज 29। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। जो हमारा हेड होता है इसमें कितनी बोन्स होती है, 29। एंड ह्यूमंस हैंड्स एंड फीट बोथ कंटेन 106 बोन्स इन टोटल। एंड जो हमारे हैंड और लेग होते हैं, मतलब जो हमारे हाथ और पैर होते हैं, हैंड लेग में हमारी टोटल 106 बोन्स होती है। 29 इन अ हेड, 106 इन अ हैंड्स एंड फीट। आर्म्स, लेग्स, फिंगर्स एंड टोज आर द मोस्ट मूवेबल पार्ट्स ऑफ द बॉडी स्केलेटन सिस्टम। और आपकी बॉडी में मोस्टली जो मूवेबल पार्ट्स होते हैं वो होते हैं आर्म्स, फिंगर एंड टो, है ना। हम पूरे दिन इनसे वर्क करते नहीं करते, राइट। आप लोग अपने बैकबोन, आई डोंट नो, क्योंकि हम सभी ऐसे ही बैठते हैं, है ना, हम कभी भी ऐसे नहीं होते, राइट। मतलब अगर आप बैकबोन को बिल्कुल फ्लेक्सिबल रखेंगे तो इट मीन्स आप बिल्कुल, आपका स्केलेटन सिस्टम हेल्दी रहेगा। सो डू द योगा, ओके। एंड इन योगा लोट्स ऑफ पोस्चर्स, लोट्स ऑफ आसन्स, दे गिव अस द फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। सो हमें ये रखना चाहिए, करना चाहिए, ओके। तो ये आपको पता लगे इंपॉर्टेंट फैक्ट स्केलेटन सिस्टम के। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट वन फैक्ट, द स्केलेटन सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड इन रिलीजिंग hormones from the endocrine glands that contributes to the regulation of the blood sugar levels, okay। इसके अलावा स्केलेटन सिस्टम में बहुत से हार्मोन्स भी होते हैं जो कि रेगुलेट करता है, जो कि वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर। क्या वर्क करते हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल होता है इसको रेगुलेट करते हैं। कौन करते हैं इसको, रेगुलेट करते हैं हार्मोन्स, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी। एंड आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, ये स्टोरेज हाउस होते हैं, जो हमारे बोन्स होता है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, ये एज ए स्टोरेज हाउस होता है न्यूट्रिशंस। कौन कौन से, जैसे लाइक आपका हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी, ओके। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स लाइक द रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो। हमारे जो जॉइंट्स होते, देखिए ये स्केलेटन सिस्टम क्या इंपॉर्टेंट देख रहे हो, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम क्या क्या करता है, तो क्या करता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये 29 इन्होंने हमें बोन्स दे रखी है इन स्कल के अंदर, 106 आपकी हैंड्स एंड लेग्स में। इसके अलावा जो भी हमारे बॉडी के सबसे ज़्यादा मूवेबल पार्ट्स होते हैं लाइक आपके हैंड एंड लेग, इसके अंदर भी ये क्या करता है, इनको कंट्रीब्यूशन करता है। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो मोस्टली हार्मोन्स आपके सेक्रेट या फिर इनका फॉर्मेशन होता है आपका बोन्स में। इसके अलावा जो हमारे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड ऑल्सो प्लेटलेट्स, ठीक है, आर प्रोडक्शन इन द बोन मैरो, ये सभी आपके बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है ये, ठीक है, याद रखना सभी क्या बता रहा हूँ। वापस एक बार ध्यान देंगे सभी कि जो आपका आरबीसी होता है मतलब रेड ब्लड सेल, एंड डब्ल्यूबीसी जो कि होता है वाइट ब्लड सेल, और आप कह सकते हो प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, इनका बर्थ हाउस क्या होता है, ये कहाँ प्रोडक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो आप इनका आंसर करोगे बोन मैरो, ठीक है, ये रहा बोन मैरो। अगर आपसे पूछे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं, ग्रेवयार्ड, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं, ठीक है। ग्रेवयार्ड क्या होता है, कब्रिस्तान, मतलब जब ये डेड हो जाते हैं तो इनकी डेड बॉडी कहाँ जाती है। सो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ग्रेवयार्ड आर इज द स्प्लिन, ओके। अगर आपको स्प्लिन ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप इसके अलावा लीवर भी टिक मार्क कर सकते हैं, क्या, लीवर भी, ओके। तो आप सबको पता है जो हमारा ब्लड होता है वो आपके इसमें क्या क्या सेल्स होते हैं ब्लड्स में, आपको पता है 2 पार्ट्स होते हैं, सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट इज द सेल्स, ओके। सॉलिड पार्ट क्या होता है, सेल्स होते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स आर द इंक्लूड। एंड द लिक्विड पार्ट में आपका होता है प्लाज्मा, क्या होता है, प्लाज्मा। तो जो हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, कहाँ, बोन मैरो। अब ये कौन सा ऑर्गन है, आई थिंक आपने कभी किसी ने भी नहीं सुना होगा कि बोन मैरो क्या होता है। तो देखिए बच्चों, बोन मैरो होता है हमारे जो भी जॉइंट्स होते हैं हमारे, वहाँ पर पाया जाता है बोन मैरो, राइट। जैसे सपोज मेरे शोल्डर,
ये जो मेरे बाइसेप्स एंड मेरे शोल्डर, ये जॉइंट है, जो यहाँ जो जॉइंट है, इस जॉइंट के बीच में एक थोड़ा सा फ्री स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। अंडरस्टूड सभी? तो समझ में आया क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, और इनकी ग्रेवयार्ड होती है स्प्लिन। ठीक है, ग्रेवयार्ड मतलब जब ये डेड हो जाते हैं तो इनकी डेड बॉडी जाके स्टोर होती है स्प्लिन में। अदरवाइज अगर आपको स्प्लिन आंसर ना मिले तो आप लीवर भी टिक मार्क कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले पे चलते हैं। The unique semi-solid tissue that fills the interior of most bones is called bone marrow। ये लो, bone marrow की definitions इन्होंने दे दी है कि bone marrow होता क्या है। The unique semi-solid tissue, ये एक semi-solid tissue होता है that fills the interior of most bones, जो हमारी bones होती है इनके interior में fill up होता है, और इसको हम bone marrow कहते हैं। तो bone marrow is the house of, या is the production of the, आप सबको पता लग गया बना, bone marrow किस किस का प्रोडक्शन करता है? आरबीसी, WBC एंड प्लेट्स। ओके, तो क्या होते हैं ये आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स? ये भी आपको शायद सबको क्लियर है। तो आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। द स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट्स द वाइटल ऑर्गन्स लाइक द ब्रेन, द हार्ट, द लंग्स, द किडनीज एटसेट्रा। स्केलेटन सिस्टम का जो अदर वर्क है, जो अदर इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को और हमारी किडनीज को। देखिए, हम जो ह्यूमन बॉडी होते हैं, जैसे हम सभी होते हैं ना, हम सभी ह्यूमंस ही है, तो हम सबके अंदर इंटरनली काफ़ी सारे ऑर्गन्स है। किस टाइप से पता आपको फिट कर रखे हैं, हम लोगों को पता भी नहीं है, ये बिल्कुल एडजस्ट कर रखे हैं। लाइक जब आप इन चाइल्डहुड आप लोग टॉयज खेलते होंगे शायद, है ना, जैसे कार, या फिर कोई भी आपके पेरेंट्स आपको ला के देते होंगे रिमोट वाली कार, कोई हेलीकॉप्टर लाइक एंड अदर ऑल टॉयज। ठीक है, तो बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि खिलौनों को खेलते नहीं है, खिलौनों को खोलते हैं राइट। मतलब वो उनके दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है कि हमें देखना कि अंदर कैसे इन्होंने ये किया है, क्या फॉर्मेशन है। बट कई कई टॉयज इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता, राइट। मतलब आप उनको पता ही नहीं लगा सकते कि वो कितने कॉम्प्लेक्स है ना। तो कुछ टॉयज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो फिर उनको खोलने के लिए, ठीक है, खोल तो लिया उनको, बट वो अब ऐड नहीं होते, खिलौना खराब, हम फेंक देते हैं, हम कहते हैं हम हमारे यूज में ही नहीं है। सेम एज वेल एज जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्या है? ह्यूमन बॉडी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ह्यूमन बॉडी जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो इससे क्या होता है, इसको भी अगर कोई खोलता है तो इसको ठीक करना नहीं आता, है ना। तो इसके लिए क्या होती है आपकी, इसके लिए आपकी अलग से स्टडी होती है, जिसके लिए हम क्या बनते हैं फिर? डॉक्टर। डॉक्टर कैसे बना जाता है, समझ गए ना, डॉक्टर कैसे बनते हैं, राइट। तो ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो इसलिए सेम एज वेल एज हमारे बॉडी के अंदर हमारा हार्ट, किडनी, लीवर, ये सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, सॉफ्ट है, ठीक। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? वर्क करता है। क्लियर? नेक्स्ट, द लार्जेस्ट बोन इन ए ह्यूमन बॉडी इज अ फीमर और थाई बोन इन द लेग। ठीक है, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, हमारे ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट लेग होता, सॉरी, जो लार्जेस्ट बोन होती है वो होती है फीमर बोन। कौन सी? फीमर। वो फीमर होती है हमारे थाई बोन। जो हमारी थाईज होती है ना, हमारी थाई के अंदर जो बोन है वो सबसे लार्जेस्ट बोन है हमारी ह्यूमन बॉडी की, याद रखना सभी। ठीक है, कहीं आप सोचो नहीं सर सबसे लंबी बोन तो ये है जो बैकबोन होती है, तो नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर। बैकबोन जॉइंट्स में है। ओके, कहीं आपको लगता है कि बैकबोन सबसे लेंदी है, नहीं, जो आपकी थाई की बोन है ना वो आपकी सबसे लार्जेस्ट बोन है। नेक्स्ट वन, द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट बोन इन अ ह्यूमन बॉडी इज स्टेप्स फाउंड इन अ मिडल ईयर। ठीक है, इसे स्टेपीज भी बोलते हैं, स्टेप्स भी बोलते हैं, ठीक। तो जो ह्यूमन बॉडी में सबसे शॉर्टेस्ट बोन कह लो या फिर लाइटेस्ट बोन कह लो, वो कौन सी है आपकी? स्टेप्स। कहाँ पे होती है? ईयर के अंदर। ठीक है, आपको पता है ईयर में 3 बोन्स होती है, ठीक है, मेलिकस, इनकस एंड स्टेपीज। ठीक है, MIS कहते हैं इनको, MIS, मेलिकस, इनकस, स्टेपीज। तो स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल छोटी सी, इतनी सी, ठीक है, छोटी सी बोन होती है। सो चलिए अब राइट डाउन कीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, लिखना स्टार्ट कीजिए। चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सभी।
The skeleton marks the main axis of the body, such as the skull, vertebral column, and the bones of the chest. आप सभी वर्टिब्रल कॉलम के साथ में ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे बैकबोन. ओके, द टोटल नंबर ऑफ द बोन्स इन आवर हेड is 29 and human hands and feet both contain 106 bones in total. Arms, legs, fingers and toes are the most movable parts of the body skeletal system. The skeleton system is involved in releasing hormones from the endocrine glands that contributes to the regulation of the blood sugar level. Next one point, it acts as a storehouse of important nutrients like calcium, magnesium and vitamin D. It helps in the production of blood cells like the red and white blood cells in the bone marrow. In the bone marrow. तो आप सभी अलग से भी लिखेंगे वापस RBC / WBC / platelets are produced in bone marrow. Are produced in bone marrow. Then अब आप लिखेंगे graveyard of RBC, WBC and platelets. Graveyard of RBC, WBC and platelets is the spleen and liver. ओके सो डन. चलिए, अच्छा रह रहा है अभी तो. द यूनिक सेमी सॉलिड टिश्यू दैट फिल्स द इंटीरियर ऑफ मोस्ट बोन्स इज कॉल्ड बोन मैरो. द skeletal system protects the vital organs like the brain, the heart, the lungs, the kidneys, etc. The largest bone in a human body is a femur or thigh bone in the leg. The smallest and the lightest bone in a human body is steps, found in middle ear. Okay, so now we have discussed on the topic digestive system. Okay, digestive system, you know, most important topic आपका. And I think ये मैंने आपको पहले करवाया है, नहीं करवाया है? मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैंने करवाया, बट कोई बात नहीं, फिर करते हैं. The digestive system consists of the part of the body that works together to turn food and liquids into the building blocks that the body needs. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए digestive system किस लिए इंपॉर्टेंट है.
आप जैसे मैंने कल भी आप सबको बताया था कि आई एम अ टीचर, यू ऑल आर द स्टूडेंट्स, सो वी ऑल हैव द नीड द फूड, व्हाई, बिकॉज वी नीड एनर्जी, ठीक है, टू डू अ वर्क, राइट। तो हम सबको फूड चाहिए एनर्जी के लिए, ताकि हम कोई भी वर्क अच्छे से कर सकें, राइट। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे बॉडी में एक प्रोसेस है, एक सेगमेंट है, जिसे हम कहते हैं क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं इसको हम, डाइजेस्टिव सिस्टम। सो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या बेनिफिट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट वर्क्स टुगेदर टू टर्न फूड एंड लिक्विड इनटू बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये फूड एंड लिक्विड को टर्न कर देता है हमारी बॉडी के अंदर, किस चीज में शिफ्ट कर देता है, एज ए बॉडी बॉडी बिल्डिंग के लिए, ठीक है, ताकि बिल्डिंग ब्लॉक्स बने, हमारी बॉडी का विकास हो, हमारा डेवलपमेंट हो, हम ग्रोथ करें। तो द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर, अब सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको इसका दिखाता हूं थोड़ा सा डायग्राम, ओके। चलिए देखिए, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस होता है वो लाइक कुछ ऐसा होता है, राइट। तो सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ, ठीक है। कोई भी चीज होगी आप माउथ से स्टार्ट करोगे, ओके। माउथ में हमारे क्या होते हैं, आपके सबसे स्टार्टिंग में आते हैं 32 चोर, राइट। 32 चोर मीन्स 32 टीथ, ओके। ये क्या करते हैं, कोई भी जो आपका फूड होता है उसको च्यू करने में काम आते हैं, उसको कट करने में काम आते हैं। आपको पता है टीथ आर द 4 टाइप्स, राइट। टीथ कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, आपके इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्री मोलर, राइट। कोई भी फूड होता है उसको पहले आप आगे वाले जो टीथ होते हैं उनसे हम कट करते हैं, ठीक है। देन पीछे आपके प्री मोलर एंड प्री मोलर होता है जो कि क्रश करते हैं फूड को। देन इनके लिए, अच्छा आप सबको पता है जब भी हम मिक्सर या ग्राइंडर यूज करते हैं, हमारी मदर, तो अगर कुछ भी बना रहे हैं लाइक वो, ठीक है, जो मिक्सर ग्राइंडर जब भी यूज करते हैं तो उसमें लिटिल क्वांटिटी आपका वाटर जरूर ऐड किया जाता है, करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं ना, क्यों, ताकि वो अच्छे से मैश हो जाए, अच्छे से मिक्सअप हो जाए। सेम एज वेल एज इन आवर माउथ, हमारे माउथ में भी क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो फूड्स होते हैं, उनको एज ए ग्राइंड करने के लिए, उनको अच्छे से मतलब मैशअप करने के लिए हमारे माउथ के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, ओके। स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। स्लाइवा से क्या होता है, आपको सबको पता है, हमारे मुंह में पूरे दिन स्लाइवा रहता है, राइट। तो स्लाइवा एक्सट्रैक्ट होने से वो जो हम फूड खाते हैं वो अच्छे से क्या होता है, आपका लिटिल स्मॉल पीसेज के अंदर ब्रेक हो जाता है। अब इसके बाद टंग की बारी आती है। टंग आप सबको पता है, टंग से हम टेस्ट करते हैं। देन सपोज कीजिए हम कुछ खाते हैं, क्या खिलाऊं आप लोगों को, बताओ क्या खाओगे, कोई अच्छी सी चीज बता रहा है, मोमोज वोमोज नहीं, चलो गुलाब जामुन है ना, क्योंकि सर्दियां चल रही है, लो गुलाब जामुन। अब ये गुलाब जामुन यहाँ है, ठीक है, ये गुलाब जामुन फिर यहाँ आ गया, ये धीरे धीरे, ये तो मतलब पूरा नहीं आएगा साबुत ठीक है, मतलब इसके पीसीज आ गए, ठीक। अब इसके गुलाब जामुन के पीस आए, रुको कोई कलर और कोई ले लेते हैं, ठीक है। ये गुलाब जामुन के पीस आते हैं सबसे पहले स्टमक में, ठीक है। अब स्टमक के अंदर एक एसिड होता है जिसे हम कहते हैं HCl एसिड। कौन सा एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये आप सबको पता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, राइट। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, माना जाता है कि अगर आपकी स्किन पे गिर जाए तो आपकी स्किन में से बिल्कुल ये क्रॉस करके निकल जाएगा, ठीक है। तो सोचो ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं आपके, ठीक। बट हमारे स्टमक के अंदर है HCl, क्योंकि जब भी हम फूड खाते हैं अगर उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई स्मॉल इंसेक्ट है, अगर वो इसमें जाएगा तो जाते ही क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय, राइट। HCl क्या कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय। अब आप कहेंगे सर फिर हमारे स्टमक के अंदर ये इतना हार्मफुल क्यों नहीं है। जब आप कह रहे हो कि स्किन को क्रॉस कर सकता है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी जो स्टमक की वॉल होती है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर से बनी है, म्यूकस, क्या कहते हैं इसको, म्यूकस, राइट। तो इसके ऊपर HCl आपका क्या नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता। देन इसके बाद आपका जो फूड होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, दिखने में स्मॉल है बट होती बहुत बड़ी है, ठीक है। एंड देन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ पर देन फिर लास्ट में एनस रेक्टम में जाके कलेक्ट हो जाता है फूड। जब हमें प्रेशर होता है तो फिर एनस के थ्रू हमारा जो फूड होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस होता है डाइजेशन का। बट इसके बीच में बहुत से प्रोसेस होते हैं लाइक लीवर, पेनक्रियाज, गोल ब्लैडर, ओके, इनका भी वर्क होता है सबका। तो ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसी के बारे में अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। बस आपको सिर्फ मेरे को एक ओवरव्यू बताना था कि फूड हमने खाया, अंदर आता है, अंदर आने के बाद क्या होता है, फिर देन कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ स्टोर होता है, और एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। ये पूरा प्रोसेस आपका 5 स्टेज में होता है जिसे हम कहते हैं डाइजेशन प्रोसेस। क्या होता है ये,
डाइजेशन प्रोसेस। अगर आप सबने अभी ब्रेकफास्ट ले रखा है, लंच कर रखा है या डिनर, हम जो भी चीजें करते हैं इसको डाइजेस्ट होने में आपके 4 आवर लगते हैं। कितने आवर होते हैं? 4 आवर। ओके, कोई भी फूड डाइजेस्ट होने में आपका कितना टाइम लगेगा? 4 आवर। चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं इन पे। ओके सो देखिए, द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर, तो नंबर 1 पार्ट्स क्या है इसका? माउथ, है ना, ये तो सबको ही पता है, माउथ ही होगा, राइट। तो च्यूज फूड एंड मिक्सेज इट्स विद सलाइवा, आप फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं बार बार फूड को, ठीक है, एंड मिक्स इट विद सलाइवा, और ये सलाइवा के साथ क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। सेकंड पॉइंट इज द सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा, जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं ये आपके प्रोड्यूस क्या करते हैं? सलाइवा, which contains a starch digesting enzymes called salivary amylase, ठीक है। ये जो देखिए हमारे मुंह के अंदर, मतलब हमारे माउथ के अंदर एक ग्लैंड है जिसे हम कह रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड, ये क्या प्रोड्यूस करता है? सलाइवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसमें स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, मतलब इसमें एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? स्टार्च को डाइजेस्ट कर देते हैं। अब ये स्टार्च क्या होता है? जैसे आप लोगों को पता है ना, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वैसे ही स्टार्च होता है, ठीक है। ये आपके फूड्स में, ग्रेन्स में होता है, लाइक आप लोग पोटैटो, राइस, व्हीट खाते हो तो इन सब में स्टार्च होता है। तो इनको डाइजेस्ट करने वाले आपके एंजाइम्स होते हैं जिनको हम सलाइवरी एमालाइज भी कहते हैं, ठीक है। अब आता है थर्ड वन, ठीक है, थर्ड वन इज द फ्रिंक्स, जिसे हम थ्रोट भी कहते हैं। थ्रोट मतलब गला, है ना, ये मतलब फूड अभी मुंह में गया, टीथ ने उसको च्यू कर दिया, सलाइवरी ग्लैंड मिक्स हो गया, देन उसके बाद आपका फूड आता है फ्रिंक्स, थ्रोट में, ठीक है। swallows the chewed food mixed with saliva called bolus, ठीक है। अब आपने वो जो फूड था, च्यू फूड, उसको आपने swallow कर लिया, मतलब उसने आपने उसको निगल लिया, एंड with saliva called bolus, और saliva के साथ इसे हम कहते हैं bolus, ओके। नेक्स्ट आता है ओसोफेगस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। ओसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप, अ लॉन्ग ट्यूब दैट मूव्स द बोलस टू द स्टमक, ठीक है, जो लॉन्ग ट्यूब होती है इसे ही हम क्या कहते हैं? ओसोफेगस। देखिए ये वाली, ये आपको लॉन्ग ट्यूब नजर आ रही है इतनी, ठीक है। तो जो ये लॉन्ग ट्यूब है जो कि स्टमक तक लेके जाएगी, इसे ही हम कहते हैं ओसोफेगस, ओके। नेक्स्ट वन, ओसोफेगस के बाद हमारा जो पार्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो होता है 5th नंबर पार्ट, एंड देयर नेम इज द स्टमक, ठीक, ये आप सबको पता है। स्टमक mixes and churns food with gastric juice that contains acid and a protein digestive enzymes called pepsin, ठीक है। अब जो आपने फूड इनटेक किया है, जो मिक्स हुआ है किसके साथ? सलाइवा के साथ, एंड जो आपका चर्न्स, मतलब जो बिल्कुल स्मॉल पीसेज में फूड है, एंड गैस्ट्रिक जूस, विद गैस्ट्रिक जूस, इसमें गैस्ट्रिक जूस मिक्सअप हो जाता है, दैट कंटेन्स एसिड, जिसमें क्या होता है आपका? एसिड, ओके। एंड द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, अगर आपने कुछ ऐसा फूड खाया है जिसमें प्रोटीन हो, ठीक है, लाइक अगर आपने पनीर खाया हो, लाइक आपने अगर पल्सीज खाई हो, ठीक है, तो इनमें एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पेप्सिन। क्या कहते हैं? पेप्सिन। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, ओके। नेक्स्ट वन, लीवर, ठीक है, लीवर मैक्स बाइल जूस विच एड्स इन द डाइजेशन एंड एबॉर्प्शन ऑफ फैट्स, ठीक है। इसके बाद आपका स्टमक के बाद वर्क आता है किसका? लीवर का। लीवर क्या करता है? लीवर मेक करता है बाइल जूस, ये आप सभी को लर्न करना है। लीवर क्या मेक करता है? बाइल जूस, ओके, जो क्या करता है? डाइजेशन में मदद करता है, हेल्प करता है, साथ में एब्जॉर्प्शन करता है आपके फैट्स की, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक, और फैट को कौन करता है? बाइल जूस करता है। इसके अलावा सेवंथ जो ऑर्गन होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में, दिस वन इज द पैनक्रियाज, ओके। सो पैनक्रियाज प्रोड्यूस एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, और पैनक्रियाज काफी सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेस्ट कर देते हैं किस किस को? आपके कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट कर देता है, प्रोटीन को भी कर देता है, एंड फैट को भी कर देता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल एंड रिलीजेस इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन नीडेड। गॉल ब्लैडर में आपका बाइल जूस स्टोर होता है एक्स्ट्रा, जब उसको नीड होती है हमारे स्टमक को, तो वो उसको रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ रिलीज करेगा ये? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब भी उसको नीड होगी, ओके। तो अभी एक बार आप फिर से डायग्राम देखिएगा, ठीक है। तो क्या क्या हुआ? सबसे फर्स्ट माउथ, ठीक है, फिर फ्रिंक्स, उसके बाद ओसोफेगस द फूड पाइप, देन ये स्टमक,
ठीक है। स्टमक के यहाँ पे ये है ग्रीन कलर में गॉल ब्लैडर, ये आपका लीवर, ठीक है। एंड ये आपकी है पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ठीक, ये आपके सारे पार्ट्स। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वन पार्ट आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। नाइन्थ वन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, हियर bile from the liver and the other digestive enzymes help break down the food even more, and the nutrients are absorbed into the blood stream. ओके, अब क्या होता है देखिए, वो फूड जो हमने इनटेक किया उस फूड के अंदर जो भी कंपोनेंट्स थे, लाइक आपके प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब ने, जो भी जूस थे, एंजाइम्स थे, उन सब ने अपना अपना वर्क किया, ठीक है। और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे वो उसको ले लेके अपने साइड बाय साइड चले गए। अब इसके बाद जो फूड होता है वो आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ क्या होता है, बाइल फ्रॉम द लीवर, ठीक है। अब बाइल जूस आएगा, कहाँ से आएगा, लीवर से, ये आपको बताया था मैंने अभी, ठीक। एंड द अदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो बाकी के डाइजेस्टिव एंजाइम्स रह गए हैं वो सभी आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, हेल्प करेंगे ब्रेक डाउन द फूड, उस फूड को ब्रेक डाउन करने में, ठीक है। even more, and the nutritions are the absorbed into the blood stream, और जो भी न्यूट्रिशंस होंगे वो क्या करेंगे, उनको ब्लड के अंदर मिक्सअप कर देंगे, ठीक है। सपोज कीजिए अब आप लोगों ने खाए हैं मैगी, पास्ता, मोमोज, ठीक है। आपको पता है इनमें कोई भी प्रोटीन नहीं होता, इनमें कोई भी विटामिन नहीं होते, ठीक है। थर्ड वन, इनमें कोई भी मिनरल्स नहीं होते, तो इनमें है क्या, इनमें है ओनली एंड ओनली फैट, ठीक है। और फैट भी कौन सा, अनसैचुरेटेड फैट, मतलब ऐसा फैट जो कि आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। अब आपने मोमोज खाए, पास्ता खाया, मैगी खाई, ठीक है, जैसे पेट में जाएंगे, ठीक है, आपके स्टमक में जाएंगे तो प्रोटीन वाले आएंगे एंजाइम्स, पेप्सिन, बट उनको प्रोटीन मिलेगा ही नहीं, वो वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, आपके जो भी न्यूट्रिशंस होंगे, अब न्यूट्रिशंस मिला क्या है, कुछ भी नहीं है आपको, तो है ना, फैट मिला है, तो वो फैट क्या होगा, वो मिक्सअप हो जाएगा आपके ब्लड स्ट्रीम में, जो आपका ब्लड लेवल होगा। अगर आप खाते हो हेल्दी चीज़ें, न्यूट्रिशंस फूड खाते हो, अगर आप इवन आप न्यूट्रिशंस फूड में ले रहे हो स्प्राउट्स, ठीक है, रोटी, दाल, ओके, एंड राइस, आप काफ़ी सारे एंड लॉट्स ऑफ सैलेड्स एंड फ्रूट जूस, तो इनमें आपको पता है न्यूट्रिशंस काफ़ी सारे होते हैं, राइट। इनमें बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर आप ये इंटेक करोगे तो फिर हमारी बॉडी क्या करेगी, इन सबको एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्ब करके कहाँ सेंड कर देगी, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। ब्लड में जब ये चले जाते हैं उसके बाद बॉडी में जहां इनको नीड होती है वहां ये पहुंचा दिए जाते हैं। सो 10th वन, लार्ज इंटेस्टाइन। देन इसके बाद जो आपने फूड इंटेक किया स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, ये फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्ब वाटर एंड सम विटामिन्स एंड मिनरल्स, इट passes द वेस्ट मटेरियल नोन एज द स्टूल और feces टू द रेक्टम। ओके, अब जो आपने फूड खा लिया उस फूड में से जितना भी वाटर था सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, आप सबने कैरेट जूस पिया है, सबने पिया कैरेट जूस, है ना, गाजर का जूस, आप लोगों ने देखा होगा, जो मिक्सर होता है उसमें गाजर डाली जाती है बार 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 बार, मतलब उसके अंदर आप कैरेट काफ़ी सारे डालते रहते हो, तो एक साइड जूस निकलता है, एक साइड उसका पल्प निकलता है। अब अगर आप उस पल्प को लो, अगर उसको प्रेस करो तो उसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं होता, राइट। उसमें से सारा का सारा वाटर क्या कर लिया गया है, एब्जॉर्ब कर लिया गया, वाटर एज ए जूस, जो कि हमने इनटेक कर लिया। सेम एज वेल है जैसे ही जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, जो भी हम खाते हैं, उसके बाद लास्ट में ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है उस फूड में से जितना भी वाटर होता है सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। देन अब वो बचाता है पल्प, ठीक है। और ये जो पल्प होता है जो कि सॉलिड वेस्ट होता है मटेरियल, इसको हम कहते हैं स्टूल और फीसेज। क्या कहते हैं, स्टूल और फीसेज, ठीक है। देन ये जाके रेक्टम में क्या हो जाता है, स्टोर, क्या हो जाता है, रेक्टम में स्टोर। और जब हम लोगों को प्रेशर होता है कि नहीं अब बहुत खा लिया है, फूड डाइजेस्ट हो चुका है, तो देन उसके बाद हम जाते हैं वॉशरूम और वॉश होके आ जाते हैं, तो वो एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर निकल जाता है। क्लियर। सो लास्ट वन पॉइंट इज द एनस ओपन्स टू अलाउ वेस्ट टू लीव द बॉडी, ये अलाउ कर देता है, ठीक है, इसको ओपन हो जाता है एनस। देन उसके बाद जो भी फूड होता है वो आपका बाहर निकल जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड। सो क्लियर सबको, डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो लिख लें अब, चलिए ओके, हेडिंग डालिए सभी, डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे। द डाइजेस्टिव सिस्टम
consist of the parts of the body that works together to turn food and liquids into the building blocks that the body needs. The parts of the digestive system are: number 1, mouth, chew foods and mixes it with saliva. Okay, next one, salivary glands produce saliva which contains a starch digesting enzymes called salivary amylase. Third point is the pharynx, in bracket throat, swallows the chewed food mixed with saliva called bolus. Okay, next one, fourth part is the esophagus, a long tube that moves the bolus to the stomach. So next is the stomach, mixes and churns food with gastric juice that contains acid and a protein digesting enzyme called pepsin. Okay, so sixth one is the liver, makes bile juice which aids in the digestion and absorption of fats. Seventh is the pancreas, produce enzymes that digest carbohydrates, proteins and fats. Next one is the gallbladder, stores bile and releases it into small intestine when needed. Done. Okay, so next one, ये डायग्राम है, ठीक है, ये आपको किसी को लिखना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, राइट। एंड आप सभी क्लासेज में भी आप सबने कर भी रखा होगा, आप सबको पता भी होगा। आई थिंक ये टॉपिक तो सबके ही होता है ना, कॉमन टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फिगर आउट किसी को नहीं करना, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, लाइक आपके जो टॉयज होते थे बचपन में, है ना, इन चाइल्डहुड टाइम जो भी आपके टॉयज होते थे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे अगर आपने उनको ओपन कर दिया तो, राइट। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो उसी टाइम मतलब दिखा देते थे कि हाँ डॉक्टर बनेंगे कैसे, क्योंकि वो पूरा उनको फिट कर देते थे, है ना, लाइक इंजीनियरिंग टाइप, बट कुछ नहीं कर पाते। चलिए, इट्स ओके। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, हियर बाइल फ्रॉम द लीवर and other digestive enzymes help break down the food
even more, and the nutritions are absorbed into the blood stream, Next one is the large intestine. Absorbs water and some vitamins and minerals. It passes the waste material known as stool or feces to the rectum. Next one is the anus. Opens to allow waste to leave the body. Okay. So this is the complete digestive system. So आप सबको पता है जो हम चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है आपका क्या, बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, है ना, प्लांट्स एंड द एज वेल एज एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स. तो बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तो कंप्लीट हो गया, एंड ह्यूमन बॉडी के अंदर अभी तक हमने कर लिया है स्केलेटन सिस्टम एंड आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो हो गया कि हम जो भी फूड इनटेक कर रहे हैं वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड कैसे बाहर निकलता है, कैसे वर्क करता है, होल कंप्लीट, राइट. अब हम डिस्कशन करेंगे हमारे कौन से टॉपिक के ऊपर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हम ब्रीदिंग करते हैं, राइट. हम कौन सी एयर ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन, एंड हम एक्सेल कौन सी करते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम. द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स. इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच ऑक्सीजन इज टेकन इन and carbon dioxide is released from the body with the help of the lungs. Respiration helps in the releasing energy by breaking down food glucose with the help of oxygen, right. तो देखिए जो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का, ये इन्वॉल्व होता है इसमें मूवमेंट किसकी, एयर की, इन एंड आउट. एयर क्या होता है इसके अंदर, इन एंड आउट. ओके, सबको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, एयर इन एंड आउट ही करते हैं, राइट. अब कहां से, लंग से, है ना, लंग्स हमारे यहाँ होते हैं मिडल इन द चेस्ट. इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच ऑक्सीजन इज टेकन इन, ठीक है. इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को टेकन करते हैं इन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं इज रिलीज, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द लंग्स. और इसमें हेल्प कौन करता है, हमारी लंग्स. सो रेस्पिरेशन किस लिए जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए. तो देखिए जो भी हम फूड खाते हैं, ये जो फूड होता है ना, ये काफी पीसेज के अंदर ब्रेक हो जाता है, तो आपको पता ही है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्क कर दिया हमारे किसों ने, टीथ ने. अगर टीथ से आप नहीं करवाते हो, उसके बाद इस फूड को डाइजेस्ट करने का वर्क करते हैं आपके स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अदर ऑर्गन्स, ठीक है. उसके बाद ये जो फूड होता है ये आपका कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में. किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है. ग्लूकोज को साथ में क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है. जब ये दोनों मिक्सअप हो जाते हैं देन ये बनती है आपकी एनर्जी. क्या बनती है, एनर्जी. ओके, देन इसके बाद ही हमारी बॉडी में एनर्जी बन सकती है. तो हमें ग्लूकोज तो मिल गया फूड से, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो ये होगा रेस्पिरेशन प्रोसेस से, राइट. सो ब्रेकिंग डाउन द फूड ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. द ब्लड, द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स. अब हम डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, ठीक. तो सर नंबर वन इज द नोज. कौन सा है, नंबर वन, नोज. ओके, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करने से पहले वन बाय वन अब हम लिखेंगे. तो सबसे पहले आप ये इतना लिखेंगे, ठीक है. चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए, हेडिंग डालिए सभी, रेस्पिरेटरी सिस्टम. डाली सभी ने हेडिंग. चलिए अब लिखना स्टार्ट कीजिए,
द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग involves the movement of air in and out of the lungs. It is a process through which oxygen is taken in and carbon dioxide is released from the body with the help of the lungs. Respiration helps in releasing energy by breaking down food glucose with the help of oxygen. ओके, सो नाउ अब हम डिस्कशन करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के, जो भी आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उनके ऊपर, ठीक है, कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है इनके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है कौन कौन से हैं। तो फर्स्टली आप सबको ये तो पता ही है, नोज, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा सा फिगर के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सो हमने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब मैं आपको विद अ डायग्राम विद अ फिगर ये मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। तो सी, सबसे फर्स्ट ये आपको एक ह्यूमंस की आपको एक फिगर शो हो रही होगी। तो देखिए जो हमारे जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आपका रेस्पिरेशन होता है वो आपका फ्रॉम द टू पैसेज, फर्स्ट इज द नोज एंड सेकेंड वन इज द माउथ। ओके, तो आप फिगर में देख सकते हैं कि जब भी हम जब भी ब्रीथ करते हैं मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड CO2 को एक्सहेल करते हैं, राइट। तो देखिए ये आपके टू पैसेज है, फर्स्ट आपका है नेसल कैविटी एंड सेकेंड वन इज द फ्रिंक्स। ओके, नेसल कैविटी एंड अ माउथ। ओके, तो ये आपका ये वाला ऑर्गन आप सबको पता है, फ्रिंक्स। देन इसके बाद आपका ओसोफेगस था, फूड पाइप। ओके, ओसोफेगस क्या था, फूड पाइप, बट इसमें है ट्रेचिया, इसे क्या कहते हैं हम, ट्रेचिया। देन आपको लंग्स दिखाई दे रहे होंगे, लंग्स आपको पता है पेयर में होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लंग। ओके, एंड ब्रोंचाई। ओके, और इनके बीच में जो आपके कुछ प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे होंगे ये होते हैं ब्रोंचाई। डन। सो ये देखिए ये है आपकी फिगर किस चीज की, लंग्स की। ये हमारे लंग्स है, ओके, राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग्स। एंड देन ये हमारे यहाँ पर थ्रोट के अंदर ये बोन्स होती है, ये ट्रेचिया, ठीक है। लाइक आप सबको पता है ना, ये हमारा जो नेक है यहाँ पर जो थोड़े से मतलब थिन होते हैं, ठीक है, उनको हम उनके स्केलेटन को हम इजीली देख सकते हैं कि उनके स्केलेटन में कैसे ये शो हो रहे हैं, राइट। तो ये क्लियर हुआ आपको कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है। पहले हम नोज या बाय माउथ, वैसे मेनली ये होता है कि आपको हमेशा जब भी आप ब्रीथ करते हो आपको बाय नोज करना चाहिए, है ना, माउथ से कभी भी नहीं। क्यों, इसके पीछे रीजन ये माना जाता है क्योंकि इन्वायरमेंट जो हमारी एयर होती है, एटमॉस्फेयर होता है, इसमें लॉट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द डस्ट पार्टिकल्स, काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं। अगर आप बाय माउथ ब्रीथ करते हो तो इससे क्या होगा, वो ईजिली एंटर हो जाएंगे और आप इससे अफेक्ट भी हो सकते हो, आपको डिजीज भी हो सकता है, राइट, मतलब आप सिक हो सकते हो। बट अगर हम नोज से, अगर जब हम इनहेल करते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं, तो नोज से फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर म्यूकस होता है एंड हेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को वहीं अपने पास स्टिक कर देते हैं, राइट। तो ये फिगर है। अब हम बात करते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे फर्स्ट पार्ट है, हमारा जो बॉडी ऑर्गन है वो है नंबर 1 नोज। ओके, सो देखिए फर्स्ट पॉइंट, इट इज द पॉइंट ऑफ एंट्री फॉर द एयर। ओके, ये एंट्री फॉर द एयर मतलब एयर की एंट्री के लिए सबसे मस्ट आपका फर्स्ट ऑर्गन। सेकेंड, it has two openings called nostrils each leading to a nasal chamber। ओके, इनके जो हमारा नोज होता है उसमें 2 ओपनिंग्स होती है जिन्हें हम nostrils कहते हैं, राइट, एंड each leading to a nasal chamber, और जो each one is the, ये जो लीड करते हैं ये nasal chamber को लीड करते हैं। the hair in the nostrils prevent dust particles from reaching the lungs। हमारे lungs तक
कोई भी डस्ट पार्टिकल्स इजीली रीच ना हो पाए, इसलिए हमारे नोज में क्या होते हैं आपके हेयर्स। द लाइनिंग ऑफ द नेसल चैम्बर हैज म्यूकस, एंड इसमें म्यूकस भी होता है। म्यूकस क्या होते हैं आपके? स्टिकी फ्लूइड, एक ऐसा फ्लूइड जो कि बहुत ही स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, राइट। विच टू ट्रैप्स जर्म्स एंड डस्ट, जो क्या करता है? डस्ट और जर्म्स को क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। अंडरस्टूड? ओके, सो नेक्स्ट वन, pharynx. Pharynx means throat. Air from the nose passes behind the mouth into the pharynx or throat, which is a common passage for air and food. Okay, जो एयर अब पास हो रही है आपके नेसल कैविटी के थ्रू बिहाइंड द माउथ, ये माउथ के पीछे होता है जस्ट, इनटू द फ्रिंक्स और थ्रोट, इसे हम फ्रिंक्स भी बोल सकते हैं या फिर थ्रोट भी कह सकते हैं, मतलब गला। ओके, विच इज ए कॉमन पैसेज, ये आपका पता है कॉमन पैसेज होता है एयर का भी और फूड का भी, ठीक है। मतलब जो आप फूड इनटेक करते हो, जो आप एयर ब्रीथ करते हो, इन दोनों का एक कॉमन पैसेज होता है जिसे हम फ्रिंक्स कहते हैं या फिर थ्रोट कहते हैं, गला, ये, राइट। नेक्स्ट वन, इट इज ए टू पैसेज, वन द एयर ट्यूब कॉल्ड विंड पाइप और ट्रेचिया एंड द अदर गुलेट, मतलब फूड पाइप। आगे जाके जो फ्रिंक्स होता है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक वो पाइप जिसके अंदर से आपका फूड जा रहा होता है, एंड सेकेंड पाइप वो जिसमें ओनली एंड ओनली आपकी एयर जाती है। आप सबने नोटिस किया होगा, आपके पेरेंट्स आपको हमेशा बोलते हैं जब भी आप फूड इनटेक करते हो कि खाना खाते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए, बोलते हैं। एंड एक और बात बोलते हैं कि जब भी आप खाना खा रहे होते हो, फूड खा रहे होते हो, तो बोला जाता है कि आप कभी भी हंसिए मत, है ना। मना किया जाता है ना कि कभी भी हमें लाफ नहीं करना चाहिए, मतलब आपको हंसना नहीं चाहिए, खाना खाते टाइम आपको बोलना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो थ्रोट के अंदर आपके टू पाइप्स होते हैं, राइट। थ्रोट में कितने पाइप्स होते हैं आपके? टू। एक तो आपका एयर पैसेज के लिए, सेकंड आपका फूड पैसेज के लिए है। अगर आप खाने खाते टाइम, मतलब ड्यूरिंग द फूड, ईटिंग द फूड टाइम, अगर आप टॉकिंग कर रहे हो, बोल रहे हो लगातार कॉन्टिन्यूसली, तो इससे क्या होगा, जो आपका फूड पार्टिकल्स होंगे वो इंस्ट्रक्ट हो जाएंगे एयर पाइप में। देन आपको सडनली फिर आपको क्या होता है, खाना आपका स्ट्रक हो जाता है, ठीक है, विंड पाइप में, एंड देन घर वाले आपके बैक पे क्या मारते हैं? पंच राइट। तो इससे क्या होता है, वो खाना ताकि इजीली स्वेलो हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा, इसीलिए जो आपके छोटे बेबी होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं, उनको हमेशा मना किया जाता है कि कभी भी कोई चीज़ आप मतलब ऐसी ना खाएं जिससे मतलब जो आपके गले के अंदर स्ट्रक हो जाए, मतलब जो आपके थ्रोट के अंदर स्ट्रक हो जाए। लाइक जैसे कुछ चिल्ड्रंस बहुत ही नोटी होते हैं इन चाइल्डहुड टाइम, तो वो क्या करते हैं, वो हर चीज़ मतलब वो खाने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कॉइन्स खा लेते हैं, कोई मार्बल खा लेते हैं, है ना। एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रेप्स को एयर में पहले उसको कैच करेंगे, मतलब उछालेंगे, ठीक है, थ्रो करेंगे, देन उसके बाद उसको खाते हैं। एंड ग्राउंड नट ऑल्सो, ठीक। इससे क्या होता है, वो आपका फूड पाइप में ना जाकर वो स्ट्रक हो जाता है, किसमें? आपका विंड पाइप में। देन इसकी वजह से आपको सफोकेशन भी हो सकती है, एयर आपकी रुक सकती है, और इससे बहुत से बच्चों की डेथ भी होती है, राइट। तो अब आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो आपके मैंने क्या बताया, टू पैसेज, वन ऑफ द एयर ट्यूब कॉल्ड विंड पाइप एंड द सेकंड पैसेज द गलट फूड पाइप एंड ऑल्सो कॉल्ड द ओसोफेगस। वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड, राइट। So next part of the respiratory system is the larynx. Okay, from the pharynx the air passes into a chamber called larynx. Pharynx के बाद जो air आपकी पास होती है next chamber में, उसे हम कहते हैं larynx. Done. So larynx produce sound and it is also called the voice box. और जो आपका larynx होता है ये आपका sound produce करता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? voice box. क्या कहते हैं इसको? voice box. इसे हम वोकल कॉर्ड भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए, अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी आपको टीच कर रहा हूँ, तो जो आपको साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये हम सबके थ्रोट के अंदर एक वोकल बॉक्स होता है जिसमें से ये साउंड प्रोड्यूस होती है। द ओपनिंग ऑफ अ फ्रिंक्स इनटू लिरिंक्स इज गार्डेड बाय अ वॉल्व कॉल्ड एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये जो आपका वॉल्व होता है इसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। द एपिग्लॉटिस क्लोजेस द विंड पाइप एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग ऑफ फूड। जब भी आप फूड इंटेक करते हो, मतलब जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, इसके पास एक आप समझ सकते हो, इट इज ए टाइप ऑफ अ लेड, मतलब एक ढक्कन होता है इसके पास, जिसको ये क्या करता है, कवर कर देता है जब आप फूड इंटेक करते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन इज द विंड पाइप।
विंड पाइप इज ए डेलिकेट मस्कुलर ट्यूब ऑल्सो नॉन एज ट्रैकिया। ठीक है, जो विंड पाइप होता है ये आपकी बहुत ही डेलिकेट, मतलब बहुत ही आप कह सकते हो नाजुक या कोमल, सॉफ्ट। ठीक है, ये आपकी मस्कुलर ट्यूब होती है, इसे हम ट्रैकिया कहते हैं। दैट इमर्ज फ्रॉम द लिरिंग्स, जो कि लिरिंग्स से आपकी इमर्ज होती है, मतलब वॉइस बॉक्स से, डाउन बिलो द नेक। एंड द विंड पाइप इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स कॉल्ड ब्रोंची। ठीक है, तो अभी ये तो यहीं तक ही लिखना है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको यहीं से स्टार्ट करना है। जो विंड पाइप होता है ये टू पार्ट्स में आपका डिवाइड होता है, जिसे हम ब्रोंची कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंची। एज इट एंटर्स द लंग्स, और ये लंग्स के अंदर क्या होते हैं आपके? एंटर। ईच ब्रोंचस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंचोलिस। ठीक है, इसके बाद ये अलग अलग ब्रांच में आपके बट जाते हैं, जिसे हम ब्रोंचोलिस कहते हैं। देखिए इसकी शेप पता है कैसी होती है? जैसे सपोज कीजिए ये हमारा लंग्स है, ठीक है, ये हमारा लंग्स है, ठीक है। इस लंग्स में ऐसे अंदर आपके ट्री टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। एंड देन फिर इनकी ब्रांचेज होती है काफी सारी। आप सबको एक फैक्ट पता है, जब हम लोग जब हमारा बॉर्न होता है, जब बर्थ के टाइम जो हमारा लंग्स होता है वो बेबी पिंक कलर का होता है। कैसा होता है? बेबी पिंक कलर। बट अगर आप रह रहे हो न्यू दिल्ली जैसे सिटी के अंदर तो ये आपका हो जाता है ब्राउन। ठीक है, जैसे आप लोग अभी तो विंटर सीजन चल रहा है, देन जैसे ही आपका समर सीजन आता है, हमारे घर में पेरेंट्स जिनके भी एसी है वो अपने एसी की सर्विस करवाते हैं, राइट। मतलब एसी करता क्या है? आपकी रूम के एयर को कूल करता है ना। तो फिर कैसे? क्योंकि जो रूम के अंदर एयर होती है पहले उसको एक्सट्रैक्ट करता है। तो क्या होता है, रूम में आपके जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है, पॉल्यूशंस है, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, वो उसको आगे से, जो इसके आगे की साइड आपकी जो नेट लगी होती है, जाली लगी होती है, वो पूरी की पूरी स्ट्रक हो जाती है। जब भी एसी सर्विस होता है तो आप लोग नेक्स्ट टाइम जरूर उनको वॉच करोगे, ओके, वो कर क्या रहे हैं, तो आपको पता लगेगा। आगे एक नेट होती है, जाली होती है, जो पूरी की पूरी मिट्टी एंड आपकी धूल है ना, काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स उसके ऊपर होते हैं, पॉल्यूशंस होता है, देन उसको वो वॉश करके वापस उसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। तो सेम ऐसे ही हमारा जो लंग्स है, अगर हम दिल्ली जैसी सिटी में रह रहे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही अप है ना, एयर क्वालिटी बहुत ही बेकार है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे सिटी में रहने वालों के लिए ज़्यादातर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है। कैसी प्रॉब्लम्स होती है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, ओके। तो ब्रोंकिलिस क्लियर। Next are lungs. Lungs are the major organ in the human respiratory system as they help in gaseous exchange between inhale and exhale air with that of blood. ठीक है, लंग्स क्या होते हैं? लंग्स एक ऐसे ऑर्गन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेयर के अंदर है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। सेकंड, इनका वर्क होता है जो भी आपकी गैस आ रही है उसको क्लीन करना, राइट। अब जैसे अभी मैंने इनहेल किया इनहेल, तो ऑक्सीजन गई ना अंदर, तो ऑक्सीजन के अंदर अगर कुछ एक्स्ट्रा गैसेज होंगी उनको क्या करेगा? वो रिमूव करेगा। देन जब हम ब्रीथ को एक्सेल करते हैं तो उस समय क्या होता है? CO2 आउट होती है, राइट। तो ये हेल्प करता है लंग्स किस चीज में? गैसियस एक्सचेंज में। किसमें? गैसों के एक्सचेंज में, बिटवीन इनहेल एंड एक्सेल एयर विद दैट ऑफ ब्लड। लंग्स अलाउ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू बी टेकन विद इन द बॉडी एंड रिलीज वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर। हमारा जो लंग्स होता है ये अलाउ करता है ऑक्सीजन को, ठीक है, जो भी आपके इन्वायरमेंट में, आपके जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पर अगर उस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होगी तो लंग्स ओनली ऑक्सीजन को अलाउ करता है कि आप ऑक्सीजन को इनहेल करें, एंड ये आपका रिलीज करता है जो कि आपकी वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी बॉडी में। Humans have two lungs among which the right lung is the bigger than the left lung. ठीक है, humans have the two lungs, ये you all know about the humans have two lungs and the fact is that the right lung is bigger than the left lung. जो हमारा राइट लंग होता है ना ये थोड़ा लार्जर होता है देन द लेफ्ट लंग। लंग्स आर द ओनली ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी दैट कैन फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट। लंग्स आर द ओनली ह्यूमन ऑर्गन दैट कैन फ्लोट ऑन वाटर। ये फ्लोट होते हैं वाटर पे, और ह्यूमन बॉडी का कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं होता जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट होता हो, राइट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द नर्वस सिस्टम। सो ये कंप्लीट होता है, अब आप इसको राइट डाउन करेंगे सभी। ओके, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम सबने राइट डाउन कर लिया था आई थिंक, है ना। ओके, सो अब आप लिखेंगे नोज के बारे में। सो पुट द हेडिंग ऑन योर नोटबुक नोज एंड स्टार्ट राइटिंग द फर्स्ट पॉइंट। इट इज द पॉइंट
of entry for the air. Next point, it has two openings called nostrils, each leading to a nasal chamber. The hair in the nostrils prevent dust particles from reaching the lungs. The lining of the nasal chamber has mucus. ब्रैकेट में आप सभी लिखेंगे स्टिकी फ्लूइड. Which two traps germs and dust. So next one, pharynx. ब्रैकेट में आप सभी लिखेंगे throat. Air from the nose passes behind the mouth into the pharynx or throat, which is a common passage for air and blood. It has two passages. One, the air tube called windpipe or trachea, and the other gullet, means food pipe. Next one is the larynx. So from the pharynx, the air passes into a chamber called larynx. Larynx produces sound and is also called the voice box. The opening of a pharynx into larynx is guarded by a valve called epiglottis. The epiglottis closes the windpipe at the time of swallowing of a food. Okay, so done larynx. Okay, so next one, windpipe. Windpipe is a delicate muscular tube also known as trachea that emerges from the larynx voice box. Write down in the bracket voice box down below the neck. The windpipe is divided into two parts called bronchi. As it enters the lungs, each bronchus is further divided into smaller branches called bronchioles.
Next one is the lungs. Lungs are the major organs in human respiratory system, as they help in gaseous exchange between inhale and exhale air with that of blood. Lungs allow oxygen present in the air to be taken within the body and release waste carbon dioxide into the air. Next point, humans have two lungs, among which the right lung is bigger than the left lung. And last point, lungs are the only organ in the human body that can float on water. Float on water. So done. So this is the respiratory system. Okay. So अभी तक हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर कर लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, स्केलेटन सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो 3 सिस्टम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट वन पे. ओके, सो दो नेक्स्ट वन है वो है नर्वस सिस्टम. ओके, चलिए इसके बारे में लर्न करते हैं. पहले देखते हैं क्या है. तो देखिए, दिस इज द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इज बेसिकली defining as the brain. Okay, nervous means nervous system, neuron is the small neuron is the unit of brain. Okay, so in nervous system we have we have discussed on the brain, okay, and spinal cord and nerves. Okay, brain, spinal cord and nerves. The most important organ of our human body is the brain. Okay, human brain anatomy. Okay, so this is the brain. I think this figure is look like a walnut, right? अखरोट की तरह लग रहा है ना ये आपको, वॉलनट की तरह. चलिए अब हम नर्वस सिस्टम के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं. द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कोड एंड द ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट आर द स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी स्टूडेंट्स राइट डाउन नहीं करेगा. ओके, मैंने आपको बहुत बार बताया है, मैं आपको लिखने के लिए इनफ टाइम दे दूंगा. ठीक है, आई विल गिव द इनफ टाइम फॉर द राइटिंग, बट डोंट राइट डाउन एट दैट टाइम. ओके, so okay, let we start. The nervous system consists of the brain. जो nervous system होता है ये किससे मिलके बना होता है आपका? brain से. consist of brain, the spinal cord and a huge network of nerves that are spread throughout the body. ठीक है, huge network होता है हमारी बॉडी के अंदर, काफी बड़ा नेटवर्क है nervous system का, जिससे मिलके हमारी क्या बनी है, पूरी की पूरी बॉडी. The nervous system is responsible for sending, receiving and processing message in the form of chemical signals called impulses. Called impulses. ठीक है, nervous system क्या करता है? nervous system आपका responsible होता है, ये मैसेज सेंड करता है. ओके, ये मैसेज को रिसीव भी करता है, साथ में ये प्रोसेसिंग भी करता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल्स. हमारी बॉडी में काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं जो कि ये केमिकल सिग्नल्स के वर्क में इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल्स ये वर्क करता है, राइट. और इसको हम कहते हैं इम्पल्सिस. क्या कहते हैं? इम्पल्सिस. ओके, सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ओके, सो सपोज कीजिए हम सभी क्लास में एज ए स्टूडेंट्स हैं, हम सभी बैठे हैं, टीचर हमें बार बार वार्न कर रहे हैं कि डोंट टॉक डोंट टॉक डोंट टॉक, देन फिर भी हम नहीं मान रहे. तो टीचर के पास अभी एक स्टिक है, ठीक है, और टीचर उसको ऐसे थ्रो करने की ऐसे मतलब पोजीशन में है. तो अब वो पोजीशन में है तो उससे पहले ही क्या होगा, हम सबके ब्रेन अलर्ट हो जाएंगे. ओके, और हमें पता लग जाएगा कि अगर हम टॉकिंग कर रहे थे या फिर अगर हम मतलब अगर हमने कुछ गलत किया है तो वो हमारे मारेंगे. तो हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली सिग्नल देगा हमारी पूरी बॉडी को कि बी अवेयर, कभी भी वो स्टिक आ सकती है और आपको बचना है, राइट. सेकेंड एग्जाम्पल, जब भी आप कोई गेम्स खेलते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए डॉज बॉल, आप में से किसी ने खेला है डॉज बॉल? चलिए डॉज बॉल नहीं लेता क्योंकि आपको पता नहीं होगा, चलो कैच कैच है ना,
कि एक बॉल है मेरे पास, फुटबॉल है, उससे हम पासिंग खेल रहे हैं गेम, कि पास करना है, जिसने भी कैच नहीं किया वो आउट हो सकता है कभी भी, ठीक है। तो हम अभी सभी 10 प्लेयर हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, सो 9 प्लेयर हैं, हम सभी 10 प्लेयर्स हैं, और मेरे पास एक फुटबॉल है, एंड मैं किसी के भी पास कभी भी वो थ्रो कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपकी बॉडी, आपका ब्रेन क्या कहेगा? एक्टिव, बी अलर्ट, बी एक्टिव। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका जो बॉडी में नर्वस सिस्टम है वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसे हम इम्पल्स कह रहे हैं, और इम्पल्स ये मैसेज ब्रेन तक सेंड कर देगा, ठीक है। अगर आप उधर ध्यान दे रहे होंगे और अगर आप कंसंट्रेट नहीं करोगे, आपका ध्यान नहीं रहेगा, तो बॉल को आप कैच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने तो आपको कहा था कि वी कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गेम, बट आपने उस समय कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, तो आप कैच भी नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। इसलिए पता है कई कई गेम्स में जो प्लेयर्स होते हैं हमारे अच्छे नहीं खेल पाते। क्यों? बिकॉज लैक ऑफ concentration power and also confidence, right? सेम एज वेल एज ये सिचुएशन स्टूडेंट्स के साथ भी होती है। कई स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं, मतलब अभी आप में से भी जो ऑनलाइन अभी क्लास देख रहे हैं, कुछ तो बिल्कुल मेरी एक एक बात, मेरे वन वर्ड्स, मतलब ईच वर्ड वो लिसन केयरफुली, है ना, वो एकदम सबसे समझ रहे हैं ध्यान से, बट कई अभी भी इधर ऐसे देख रहे हैं, कई पेन से ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, और कई ऐसे खुजली कर रहे हैं, कोई लेटे हुए हैं, कोई बैठे हुए हैं, कोई खा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे आपका कंसंट्रेशन पूरा फुल टू फुल नहीं रहेगा। समझे क्या बता रहा हूं? तो नर्वस सिस्टम क्या करता है? यही हमें मैसेज देता है कि क्या करना है क्या नहीं, कि अलर्ट रहिए, बॉल कभी भी आ सकती है, तो आप ऐसे रहेंगे एंड बॉल को कैच करने के लिए तैयार रहेंगे, कभी भी बॉल आ सकती है, राइट। तो ये किसका काम है? ये ब्रेन का काम है, नर्वस सिस्टम का काम है। द नर्वस सिस्टम कलेक्ट्स सेंसरी इनपुट फ्रॉम द बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है? कलेक्ट करता है सेंसरी इनपुट को एंड the body and the external environment. It transmits signals from different parts of the body, और ये सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, ठीक है। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर ये क्या करता है? सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है। सपोज कीजिए अब आप स्कूल टू होम अपने जा रहे हैं, ठीक है, बीच में काफ़ी बड़ा एक पोर्ट आता है, मतलब एक होल आता है, गड्ढा आता है, देन आपके लेग आपको पहले ही बोल देंगे कि थोड़ा सा डिस्टेंस लेके चलना है, तो आप बहुत बड़ा एक डिस्टेंस लेके उसमें से क्रॉस करेंगे। ये किसने कहा? ये आपके लेग ने नहीं किया है, ये आपके ब्रेन ने बोला। किसने बोला? ब्रेन ने, ठीक है। सपोज अब मैं नॉर्मली अभी ऐसे बैठे हैं, ठीक है, और पीछे से हमें कोई पिन करता है, तो ऑटोमेटिक हमारा हैंड क्या करता है? मूव करता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने उसको ये कहा। अभी जैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना हैंड रेज करूं, ठीक है, तो मैंने अपने ब्रेन को बोला कि हैंड रेज हो। ये बहुत विद इन सेकेंड प्रोसेस होता है, ध्यान रखना, मतलब सेकेंड से भी कम में। अब मेरा मन किया कि मैं हैंड रेज करूं, तो मैंने हैंड रेज किया, ठीक है। अब मेरा ब्रेन कह रहा है नीचे, सो नीचे, ओके। बट कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो ब्रेन ऑटोमेटिक खुद ही करता है, मैंने नहीं कहा। मेरे को किसी ने पिन प्रेस किया एंड मेरा हैंड साइड में मूव हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि ब्रेन ने इसको मैसेज किया। सो ये क्लियर? सो टाइप्स ऑफ द नर्व, तो हमारी बॉडी के अंदर आपकी 3 टाइप्स की, वैसे तो लॉट्स ऑफ नर्व है बट आपको अभी 3 ही पढ़नी है, ठीक है। फर्स्टली इज द सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व, दे सेंड मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और स्पाइनल कोड। ये क्या करते हैं? मैसेज सेंड करते हैं फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, सेंस ऑर्गन से मैसेज सेंड करते हैं टू द ब्रेन और स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड को, ठीक है। ये सेंसरी, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स आप सबको पता है 5 आर द सेंसरी ऑर्गन्स, नोज, ईयर, टंग, आईज एंड स्किन। ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं जिनसे हम सेंस करते हैं। लाइक अभी जैसे मेरे को फ्रेग्रेंस आ रही है मैगी की, है ना, तो ये मेरे सेंसरी ऑर्गन्स है, जो नोज उसने बताया कि मैगी कहीं बन रही है, ओके। अभी मैंने कुछ सुना, जस्ट अभी मैंने कुछ सुना, मेरे बारे में कोई कुछ बोल रहा था, तो ये मेरे ईयर सेंसरी ऑर्गन्स है, राइट। ये आप सबको पता है सेंसरी ऑर्गन्स। सेकंड होते हैं मोटर नर्व्स। तो मोटर नर्व्स क्या होते हैं? दे कैरी मैसेज बैक फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कोड टू ऑल द मसल्स एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी। मोटर नर्व्स वो होते हैं जो कि मैसेज कैरी करते हैं और आपकी बॉडी के ईच पार्ट्स के अंदर जो भी आपके मसल्स है, बॉडी पार्ट्स है, उनके पास ये मैसेज सेंड करते हैं। नेक्स्ट आपका मिक्स्ड नर्व, दे कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। ये आपके दोनों मैसेज कैरी करते हैं, कौन कौन से? सेंसरी भी और मोटर भी। द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 सिस्टम, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपका नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट कौन सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सेकेंड वन इज द peripheral nervous system, okay. The central nervous system includes the brain and the spinal cord. ये आपको पता होना चाहिए, जो central nervous system होता है इसमें आपका brain होता है include और आपका spinal cord. Done? So I think nervous system is also done.